नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। बीए थर्ड सेमेस्टर में ये कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें नई कहानी, तो ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी को एक नया आयाम देने वाला साहित्यिक आंदोलन था। किस नाम से था ये? नई कहानी आंदोलन, यानी इसी नाम से था। इसकी शुरुआत कब हुई? 1956 ईस्वी में। किसके द्वारा? भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा। कैसे हुई? कहानी पत्रिका के एक विशेषांक से हुई। कहानी नामक जो पत्रिका थी उसका एक विशेष अंक निकाला था, जिसके बाद इसे नई कहानी नाम से जाना जाने लगा। इसमें मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर जैसे लेखकों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और सामाजिक व मनोवैज्ञानिक विषयों पर आधारित कहानियों को प्रमुखता दी। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा कहानी पत्रिका में एक विशेष कहानी पत्रिका तो निकल ही रही थी, इसका एक विशेष अंक निकला जिसे नाम क्या दिया गया? नई कहानी। और ये प्रमुख इसमें रचनाकार शामिल हुए जो इस नई कहानी आंदोलन को आगे ले जाने में सहयोग दिया। नए कहानीकारों ने अपने अंदर ही घुटते व्यक्ति को निकालकर समाज में लाकर प्रतिष्ठित किया और प्रगतिशीलता की घोषणाओं को व्यक्ति के अनुभवों में तलाश किया। यानी प्रगतिशील हमारा देश, हमारा समाज प्रगति की ओर जा रहा है, लेकिन व्यक्ति के भाव उसमें क्या है, उनको प्रकट किया गया, उनको विस्तार से लोगों के सामने स्पष्ट किया गया। किसके माध्यम से? नई कहानी के माध्यम से। यानी आदमी के अनुभव को सामाजिक संदर्भ के साथ प्रमाणिक बनाया। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कहानी का आरंभ शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ, जो कि 1950 में प्रकाशित हुई थी, इससे मानते हैं, जबकि नामवर सिंह निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, इसी को नई कहानी की प्रथम कृति स्वीकार करते हैं। तो ये आप ज़रूर यहाँ ध्यान में रखें। अब देखिए, नई कहानी की बात चल रही है तो इसमें जो प्रमुख लेखक उस समय सहयोग देने वाले थे उनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे पेपर में ना लिखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं मोहन राकेश की। उन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक और एक अग्रदूत माना जाता है। उसके बाद कमलेश्वर हैं। वे नई कहानी के पुरोधा थे, जिनकी रचनाएं प्रेमचंद के बाद यानी प्रेमचंदोत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण कृतियां या रचनाएं मानी जाती हैं। राजेंद्र यादव की अगर बात करें तो नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में से थे और अपनी रचनाओं में तटस्थ विश्लेषण प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। निर्मल वर्मा, वे भी नई कहानी आंदोलन के स्थापित लेखकों में से एक है, जिन्हें 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भीष्म साहनी की अगर बात करें तो नई कहानी के स्थापित लेखकों में उनकी गणना होती है। अमरकांत भी इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख कहानीकारों में से एक थे। तो ये इनके बारे में आपको ज़रूर थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि कई बार पूछ लिया जाता है कि नई कहानी आंदोलन के त्रयी प्रसिद्ध जो त्रयी यानी 3 लेखक कौन से हैं? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव का नाम इस तिगड़ी में शामिल है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस समय की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं, या नई कहानी की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर बनाएंगे यथार्थ और संवेदना से नई कहानी का जुड़ाव, यानी यथार्थ और संवेदना का चित्रण भी आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, नई कहानी का यथार्थ के साथ बहुत ही गहरा जुड़ाव था, जिसने जीवन के यथार्थ को सूक्ष्म संवेदनाओं और पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति के साथ प्रस्तुत किया। नई कहानी ने अनुभव की प्रामाणिकता पर जोर दिया, यानी जो अनुभव व्यक्तिगत अनुभव थे उनकी प्रामाणिकता पर जोर दिया, जिसमें जीवन के बिखराव और जटिलताओं को बिना किसी निश्चित शुरुआत और अंत के दर्शाया गया है। यहाँ कोई घटनाक्रम का कोई विशेष प्रारंभ और अंत नहीं, बल्कि वो एक जीवन का घटनाक्रम है। इस आंदोलन ने न केवल विषय वस्तु में बल्कि भाषा, शैली और शिल्प के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता की अगर बात करें तो वो भी यहाँ चरम पर है और पात्रों के भीतर की संवेदनाओं को उभारने का कार्य किया है। यानी यथार्थ और संवेदना से जुड़ी हुई ये कहानियाँ हैं। दूसरा हम यहाँ पॉइंट बनाएंगे कि आंचलिकता की प्रवृत्ति, यानी आंचलिकता इन कहानियों में है या नहीं। तो देखिए, नई कहानी के क्षेत्र में
नई कहानी में क्षेत्र विशेष के जनजीवन, लोक संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। यानी देखिए, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र यानी अंचल विशेष, हमें क्या बताना है? आंचलिकता की प्रवृत्ति। यानी कोई एक गांव ले लिया, कोई एक शहर ले लिया, कोई एक कस्बा ले लिया, यानी एक विशेष क्षेत्र को, विशेष अंचल को लिया इन्होंने। यह केवल स्थानीयता का समावेश नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान, चेतना और जीवन पद्धति को समग्रता के साथ प्रस्तुत करता है। आंचलिक कहानियों में अगर हम देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, लालपान की बेगम है, श्लेष मटियानी की प्रेत मुक्ति, माता भस्मासुर, दो सुखों का एक सुख, मार्कंडे की प्रसिद्ध कहानी है हंसा जाए अकेला और भूदान, शेखर जोशी की कहानी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं तर्पण, राजेंद्र अवस्थी की अमरबेल, लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी माघ मेले का ठाकुर, रामदरस मिश्र की एक और एक जिंदगी आदि कहानियाँ इसी श्रेणी की कहानियाँ हैं। इनमें ग्रामीण जीवन की समस्याएं, ग्रामीण परिवेश, वहाँ की बोली और बानी आदि की विशेषताएं विशेष रूप से इन कहानियों में दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पर कुछ कहानियाँ उदाहरण के रूप में दी गई है जिनमें आंचलिकता की प्रवृत्तियाँ हैं, तो आपको जो आसानी से यहाँ कहानियों के नाम और लेखक के नाम याद हो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम जो पॉइंट बनाएंगे, हमारा पॉइंट ये रहेगा, तीसरा पॉइंट अगर देखें तो क्या है? महानगरीय बोध। यानी केवल ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ नहीं है, महानगर में देखिए नई कहानी का समय काल कौन सा समय काल है? जब हम आज़ाद हो गए हैं। जो हमने एक सुंदर भारत का सपना देखा था वो यथार्थ में हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो कल्पनाएं चल रही थी कि देश आज़ाद होगा तो हमें एक अच्छा भारत मिलेगा, एक स्वर्णिम साम्राज्य मिलेगा या एक स्वर्णिम प्रजातंत्र मिलेगा, तो वैसा कुछ लोगों को सुख सुविधाओं में इतना कुछ बदलाव नहीं आया। लोग वही संघर्ष से परिपूर्ण जीवन ही जी रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक भाव था कि नगरों की तरफ चला जाए। अगर हम नगरों में जाएंगे तो वहाँ काम धंधे मिलेंगे, और इसका प्रभाव नगर पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन पर भी पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर बूढ़े माता पिता अकेले रह रहे थे या पारिवारिक विघटन देखने के कारण जो महानगर में रहने वाले लोग थे उनकी मानसिकता में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। तो उस भाव को भी इन्होंने केंद्र में रखा। देखिए, महानगरीय परिवेश को केंद्र बनाकर लिखी गई जो कहानियां हैं उनमें वहाँ की कृत्रिम जीवन प्रणाली यानी दिखावे से परिपूर्ण जीवन प्रणाली, परिवार और समाज के भीतर व्यक्तियों के नए ढंग के अंतस्थ संबंध, स्त्री पुरुष संबंधों में तनाव, व्यक्ति का अकेलापन, जीवन मूल्यों का विघटन आदि का चित्रण मिलता है। क्योंकि ये महानगरीय जो जीवन है वो कैसा था? मशीनीकरण का जीवन था। नए उद्योग धंधे स्थापित कर दिए गए थे। ऐसे में मानव की जो जीवन प्रणाली है उसमें बदलाव आने लगा था। यहाँ पर आपसी जो भावात्मक संबंध थे वो खत्म होने लगे थे। व्यक्ति के भीतर नए तरह के अंतर संबंध स्थापित होने लगे थे। स्त्री पुरुष का जो संबंध था वो तनाव से परिपूर्ण हो गया था। व्यक्ति अकेला पड़ गया था, उसके साथ उसके दुख सुख बांटने वाला कोई भी नहीं था। इसी का परिणाम था कि जीवन मूल्यों का विघटन समाज में बहुत तेजी से सामने आ रहा था। इस प्रकार की कहानियों में प्रमुख कहानियां अमरकांत की कहानी है जिंदगी और जोंक, राजेंद्र यादव की कहानी बिरादरी बाहर, कमलेश्वर की कहानी नीली झील, मोहन राकेश की कहानी कलेम आदि कस्बाई और नगरीय जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं, मोहन राकेश ठहरा हुआ चाकू, ये महानगरीय परिवेश की कहानियां हैं। बयान जैसी कहानियों में देश के स्तर पर घटिया बेईमानी, भ्रष्टाचार और नाइंसाफ़ी को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। यानी देश में किस प्रकार से बेईमानी, भ्रष्टाचार और नाइंसाफ़ी का स्तर बढ़ने लगा था उसको भी इन कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। इसके बाद देखें तो वास्तविकता का चित्रण। देखिए, नई कहानी से पहले जो कहानियां लिखी जा रही थी, माना कि प्रेमचंद ने यथार्थवाद और आदर्शवाद को अपनी कहानियों में शामिल किया, या यूं कहें कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को अपनी कहानियों में शामिल किया, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं यथार्थ के साथ साथ काल्पनिक विचार या कल्पना का समावेश कुछ न कुछ हो रहा था। लेकिन नई कहानी में वो चीज़ें अब समाप्त हो गई थी। यहाँ जो कुछ था हमारे सामने था वो वास्तविक था, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। वास्तविक चरित्रों और कथा प्रसंगों को उद्घाटित करने की प्रवृत्ति ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक स्थितियों के विषय को उद्घाटित करने के असाधारण
वास्तविकतावादी दृष्टि का परिचय देने वाली अनेक सफल कहानियां लिखी गई। देखिए, असाधारण वास्तविकतावादी दृष्टिकोण क्या है? जो जैसा देखा उसका वैसा ही चित्रण, चाहे वो सुंदर है, चाहे वो भद्दे से भद्दा है, चाहे कितना ही कुरूप है, उसका चित्रण जैसा देखा गया वैसा चित्रण किया गया। तो ये कहानियां लिखी गई। निर्मल वर्मा की कहानी है यहाँ पर पराए शहर में, अंतर, परिंदे, लवर्स और लंदन की एक रात। इनमें से सभी ना करके जो आपको आसानी से याद हो वो कहानी, वो रचना आप याद कर सकते हैं। मोहन राकेश की कहानी है वासना की छाया, काला रोजगार, मिस्टर भाटिया और मलबे का मालिक, राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है, एक कमज़ोर लड़की की कहानी और टूटना, मनु भंडारी की मछलियां, गीत का चुंबन, भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत, खून का रिश्ता, कमलेश्वर की गर्मियों के दिन, अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर, शेखर जोशी की बदबू आदि कहानियाँ इसी श्रेणी की कहानियाँ हैं। इसमें चाहे आपसी संबंध पर आधारित कहानी है, चाहे उम्र के तकाजे से जो पीढ़ियों का अंतर आ गया है उस विषय को लिया गया है, या कहीं पर भी किसी का शोषण किया जा रहा है, किसी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, या जो भी जाति पाति के आधार पर या मानसिकता के आधार पर, या यूं कहें कि आपसी संबंध विच्छेद के आधार पर, या सेक्स जैसे जो विषय हैं वो भी यहाँ पर वास्तविक रूप में उजागर किए गए इन कहानियों के माध्यम से। यानी अब तक जो चीज़ें पर्दे में थी, अब वो चीज़ें पर्दे से बाहर आ गई थी। मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण। यद्यपि नई कहानी में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के चरित्रों को लेकर भी लिखा गया है, किंतु सबसे मूल आधार क्या है? मध्य वर्गीय जीवन को केंद्र में रखा गया। इस वर्ग की संबंधगत जटिलता और हेरफेर को नई कहानी में विस्तार से व्यक्त किया गया है। इस वर्ग के जीवन में हो रहे मूल्य संक्रमण, यानी मूल्यों का जो हनन हो रहा था, मूल्यों में जो बदलाव आ रहा था, उसको भी नई कहानी ने गंभीरता से देखा। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये उषा प्रेमदा की कहानी है। इसमें पुरुष की परंपरागत निरंकुशता का मूल्य संकट में है। अन्विता अग्रवाल की कहानी रबर बैंड, इसमें बेटी की कमाई न खाने जैसे निषेध के टूटने की कहानी है। यानी हमारे समाज में ये प्रचलित विचारधारा है कि बेटी की कमाई नहीं खाते हैं उसके मायके वाले, लेकिन वो विचार भी यहाँ टूट रहा है। टूटना, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। इसमें भी मध्यवर्गीय मानसिकता की प्रमाणिक तस्वीर स्पष्ट की गई है। आज़ादी के बाद मध्यम वर्ग की एक स्वतंत्र सत्ता बनी। इस वर्ग के जीवन की वास्तविकता का चित्रण पहली बार विस्तार से किसमें किया गया? नई कहानियों में किया गया। अगला हमारा पॉइंट हम बनाएंगे आधुनिकता बोध। देखिए, नई कहानी में क्योंकि आधुनिक परिवेश है, ये शहरीकरण हो रहा है, जो ग्रामीण सभ्यता संस्कृति है वो नगरीकरण की ओर चल रही है, महानगरीय सभ्यता की ओर आ रही है। तो यहाँ पर देखें तो नई कहानी में आधुनिकता की स्वीकृति है, लेकिन वह बहुत ही उलझी हुई और विशेष है। आधुनिकता का प्रगतिशील पक्ष सार्थक है, इसके विपरीत आधुनिकता का व्यक्तिवादी पक्ष केवल कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध, अकेलेपन तक सीमित है। और ये किसके कारण है? मशीनीकरण के कारण। अकेलापन क्यों है? कुंठा क्यों है? घुटन क्यों है? क्योंकि मानव अब भौतिकवादी हो गया है। व्यक्तिवादी या भावात्मकता से मानव का परिवर्तन किस में हुआ? किससे जुड़ा? मानव भौतिकतावाद से जुड़ा, यानी पैसा प्रधान हो गया है। पैसे को कमाने के लिए घर परिवार छोड़कर अकेला महानगर में आ रहा है। परिवार टूटने लगे हैं। अपने बूढ़े माता पिता को अनदेखा करके जो मानव है या जो व्यक्ति विशेष है वो कहाँ जा रहा है? अपनी मोटी कमाई करने के उद्देश्य से नगरों की ओर दौड़ रहा है। तो इससे क्या होगा? जो गांव में बचे हुए बूढ़े हैं, अकेलेपन का शिकार हैं, मृत्युबोध की ओर उनके मन में भय है, कुंठा है, संत्रास है। और यही सब भाव तो नगर में आने के बाद मशीनीकरण होने के कारण मशीन जैसा जीवन जीते जीते उस व्यक्ति में भी आ गया जो अपने परिवार के लिए कमाने के लिए निकला था। निर्मल वर्मा जैसे कहानीकारों ने अकेलेपन आदि को विदेशी परिवेश में प्रस्तुत किया है, अतः अस्वाभाविक भी लगता है। लेकिन खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर की कहानी है, इसमें इसका जो अजनबीपन है वो बहुत स्वाभाविक नहीं लगता। प्रयाग शुक्ल की कहानी शामे में जो अकेलापन है वो भी कुछ ठोस आधार लिए हुए है। रामकुमार की कहानी सेलर का अकेलापन भी आर्थिक विवशता अंशुत है, यानी से आर्थिक विवशता उसमें दिखाई देती है। वापसी उषा प्रेमदा की कहानी है।
बिरादरी बहार राजेंद्र यादव में बूढ़ी पीढ़ी का अकेलापन और बेगानापन उभरा है। वह पारिवारिक बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी लगता है, क्योंकि परिवार बदल रहे हैं तो बूढ़ी पीढ़ी किस प्रकार अकेलेपन और बेगानेपन से जूझ रही है वो भी इसमें दिखाया गया है। आधुनिकता के एक खास पक्ष को उभारने की कोशिश नए कहानीकार क्षणवादी जीवन दृष्टि के करीब पहुंच गए हैं। देखिए, क्षणवाद क्या है? जो बीत चुका है यानी जो भूतकाल है वो चला गया, वर्तमान काल का किसी को पता नहीं, तो किस समय भविष्य का किसी को पता नहीं, तो क्या है, भविष्य का हमें कोई पता नहीं कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तो जो कुछ है वो कहाँ है? इसी वर्तमान में है। यही जो वर्तमान क्षण है जो हम जी रहे हैं, इसी पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। बीत गया है उसका मलाल ना करें, आने वाले की चिंता ना करें। जो कुछ है वो सत्य है, वो वही क्षण है। तो इस क्षणवाद का जो विचार है वो इसी कहानी की देन है। यहीं से ये भाव निकल कर आता है। वे उस क्षण की अनुभूति को सत्य मानते हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो ये क्या है? आधुनिकता बोध। इसके बाद अगर हम देखें आंतरिक मनोविज्ञान पर ध्यान, यानी आंतरिक मनोविज्ञान क्या है? मन के भावों को विशेष महत्व। ये कहाँ से आया? फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। ये कहानियों की विषय वस्तु में भी देखा जा सकता है और कहानी के लेखन कला में भी देखा जा सकता है। यहाँ चेतन और अवचेतन मन की जटिलताओं को उभारा गया है। चेतन जो जागृत, अवचेतन जो हमारे मन के भीतर भी एक और मन है जहाँ पर विचार एकत्र रहते हैं, उस अवचेतन मन की जटिलताओं को उभारा गया है। पात्रों के मनोवैज्ञानिक पक्ष और उनके अंदरूनी अंतर्द्वंद्वों का सूक्ष्म चित्रण भी कहानी में किया गया है। नई कहानी के पात्रों की टूट-फूट, घुटन, कुंठा और निराशा का चित्रण किया गया है नई कहानियों में, जिससे उनके आंतरिक संघर्षों को उजागर किया जा सके। अंतर, अंधेरे में प्रतीक्षा, कितना बड़ा झूठ आदि कहानियाँ इसी श्रेणी की हैं। तो क्या है? फ्रायड से प्रभावित ये कहानियाँ हैं, इसीलिए मनोविश्लेषणवाद यानी चेतन और अवचेतन मन की जटिलताओं को इन कहानियों में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है परंपरागत मूल्यों से दूरी। देखिए, क्योंकि हम नए विचारों की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं उनसे हम दूर होने लगे। पुरानी पीढ़ी और उनके बासी मूल्यों के प्रति अवज्ञा का भाव दिखाया गया है इन कहानियों में, और नए जीवन मूल्यों पर आधारित संघर्ष को दिखाया गया है। पुरानी कहानियों में जहाँ शोषकों से मुक्ति और धार्मिक मूल्यों की प्रधानता है, वहीं पर नई कहानी स्वतंत्रता के बाद के भारत की टूटती हुई मनुष्यता, अस्तित्ववाद, व्यक्ति की कुंठा, निराशा और रिक्तता को चित्रित करती है, यानी अकेलेपन को दिखाती है, जिसमें पारिवारिक मूल्यों के प्रति एक अलगाव और विद्रोह की भावना नजर आती है। तो हम इन कहानियों में ये देखते हैं कि जो परंपरागत हमारे मूल्य थे, जो सामाजिक रूढ़िवादिता थी या सामाजिक ढांचा था, वो नई कहानियों में हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर अलगाव और विद्रोह का भाव दिखाई देता है उन विचारों के प्रति। इसके बाद शिल्पगत प्रयोग यानी लेखन कला में भी परिवर्तन आया। यहाँ सांकेतिकता और बिंबात्मकता का प्रयोग किया गया। कहानियों में प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया गया। भाषा के प्रयोग में भी परिवर्तन आया। यथार्थ और अनुभव को व्यक्त करने के लिए नई भाषा, नए शब्द और यहाँ तक कि गालियों का भी प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि यथार्थ जैसा है उसको वैसा ही लिखो, बदलाव करने का, उसे सुंदर दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं। जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाओ, यानी सुंदर से सुंदर है तो उसे सुंदर दिखाओ, कुरूप है तो उसे कुरूपता में ही प्रदर्शित करो। विविध शैलियाँ, यहाँ पर सभी प्रकार की शैलियाँ वैसे तो लेखन में चल रही थी, लेकिन जो नई शैलियाँ थी उनका प्रयोग भी किया जाने लगा, जिसमें डायरी शैली भी एक प्रमुख शैली के रूप में उभर कर आई। इसके साथ साथ जो अन्य लेखन शैलियाँ, पद्धतियाँ चल रही थी, उनका प्रयोग भी लगातार निरंतर हो रहा था। अब निष्कर्ष ज़रूर लिखें। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि नई कहानी हिंदी साहित्य में 1950 के दशक के बाद उभरा एक प्रमुख साहित्यिक आंदोलन था, जिसे पारंपरिक कथा लेखन से हटकर सामाजिक मनोविज्ञान और यथार्थवादी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें पात्रों की आंतरिक गहराई और सूक्ष्म संवेदनाओं को उजागर किया गया। इसके साथ ही मध्यवर्गीय जीवन की जटिलताओं, मोह भंग और अस्तित्ववादी पीड़ा को भी दर्शाया गया है।
इसका लक्ष्य जीवन की कड़वी सच्चाइयों को सीधे और सहज भाषा में प्रस्तुत करना था, जिसमें पारंपरिक नैतिक मूल्यों के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभव और वर्तमान की यथार्थवादी पड़ताल को ज़्यादा महत्व दिया गया। यानी पारंपरिकता को त्याग कर जो व्यक्ति विशेष के अनुभव है और जो जीवन की सच्चाई है, उसके जीवन से जुड़ी हुई जो सच्चाई है, उसको अधिक महत्व दिया गया इस कहानी आंदोलन में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।